हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने जो अपना टॉपिक गेहूं वाला छोड़ा था बीच में उसको पूरा करते हैं। तो भाई आगे हम बात करेंगे गेहूं के वानस्पतिक लक्षणों की। ठीक है, तो गेहूं के वानस्पतिक अगर हम लक्षणों की बात करें तो देखेंगे कि गेहूं का जो पौधा होता है ना वो लगभग कितने लंबाई का होता है, 2 से 5 फुट लंबा होता है। ठीक है, लगभग कितना होगा, 2 से 5 फुट लंबा। इसका तना उर्दू उर्दू का मतलब है इस तरीके से खड़ा हुआ। ठीक है, तथा बेलनाकार, सेम इसकी तरह बेलनाकार होता है। इसके तने में पर्व खोखली तथा पर्व संधियां ठोस होती है। मतलब जो तना होगा ना, देखो तना है वो कुछ इस तरीके से होगा, बीच में इस तरीके से नोट्स होंगी। मतलब ये जो हिस्सा है ना ये है पर्व, और ये जो हिस्सा है ये है पर्व संधियां। मतलब कि ये है पर्व संधि। ठीक है, ये वाला हिस्सा तो है पर्व और ये हिस्सा है पर्व संधि। तो इसमें क्या होगा कि ये जो भाग है ये तो रहेगा खोखला और ये रहेगा ठोस। समझ गए? देखो इसके तने में पर्व खोखली तथा पर्व संध्या ठोस होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मूल अपस्थानिक तथा रेशेमय होती है। भाई मूल दो प्रकार की होती है, इसमें से गेहूं में कौन सी मूल देखने को मिलेगी? अपस्थानिक मूल। रेशे मतलब फाइबर्स। ठीक है, फाइबरस होती है। तो गेहूं में लगभग हमें इस तरीके की मूल देखने को मिलती है। ये तना है, ये नीचे एक ये टैप, और इसमें इस तरीके से ये मिलेंगे रेसे रेसे से। ठीक है, इस तरीके की मूल होती है इसमें। पर्ण, अगर हम इसकी पत्ती की बात करें तो वो एकांतरित व समानांतर सिरा विन्यास युक्त होती है। एकांतरित का मतलब है कि तने पर एक पत्ती यहां से निकल रही है तो ऊपर वाली इसी, मतलब मान लो ये है, एक यहां से निकल रही है तो दूसरी यहां से ना निकल के यहां से निकलेगी ऐसे। तीसरी इस तने पे यहां से निकलेगी, एकांतर हो गया ना। तो और समानांतर सिरा विन्यास, भाई गेहूं की पत्ती आपने सबने देखी होगी कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है। और उसमें सिरा विन्यास कैसा होता है? इस तरीके से उसमें बारीक बारीक सिराएं पाई जाती है, इस तरीके से, इसके समानांतर समानांतर। ठीक है, ऐसे ये मोटी लाइन है, इसके साइड में ये बारीक बारीक लाइनें होती हैं। तो ये एक दो इस पत्ती के कैसे है? समानांतर है ना। तो कौन सा सिरा विन्यास हो गया? समानांतर सिरा विन्यास। अभी पर्ण फलक, अगर ये पत्ती है तो ये इसका जो ये वाला चौड़ा हिस्सा है ये क्या है? फलक है ना, लेमिना। तो इसका पर्ण फलक कैसा है? सकरा। देखो पत्तियां नॉर्मली ऐसे बड़े बड़े आकार की भी होती है ना, लेकिन ये कैसी है? सकरी है। ठीक है, सकरा, रेखीय तथा रिबन के समान। रिबन के समान ही है ना ये। 20 से 35 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। बहुत सिंपल सी बात है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर्ण आच्छद, भाई आच्छद का मतलब है इस पत्ती का ये जो जड़, मतलब कि नीचे का हिस्सा है जो तने पे चिपका हुआ होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पर्ण आच्छद। जहां से पत्ती तने पे जुड़ी हुई होगी, कुछ इस तरीके से जुड़ी होती है पत्ती। ठीक है, मतलब इसको पूरे तरीके से ऐसे घेर के रखती है। तो भाई पर्ण आच्छद पत्ती की आधारी भाग जो होता है वो तने को चारों ओर से कसकर घेर के रखता है। ठीक है, आगे देखो लिग्यूल। लिग्यूल क्या होता है? भाई एक ये झिल्ली युक्त संरचना होती है, पतली सी कोई झिल्ली होती है, और जो कहाँ पे होती है? फलक व पर्ण आच्छद के संधि स्थल पर। जहां पे ये फलक और ये नीचे का पर्ण आच्छद जहां पे मिलते हैं ना, उस जगह झिल्ली जैसी संरचना क्या होती है? लिग्यूल होती है। अब इसके अलावा देखो पुष्पक जो है, पुष्पक अथवा स्पाइक अनेक स्पाइकिकाओं से बना होता है। भाई इसमें जो पुष्पक है, पुष्पक का मतलब है
जो इसकी जिससे लास्ट में जाके बाली बनेगी ना, बाल बोलते हैं जिसको अपन, वो होता है पुष्पक। तो पुष्पक अथवा स्पाइक अनेक स्पाइकिकाओं, देखो एक बाली में खूब सारे दाने होते हैं ना, वो क्या है, स्पाइकिकाएं से बना होता है। स्पाइकिकाएं टेढ़ी मेढ़ी अक्ष पर लगी होती है। ये जो दाने होते हैं, इनको जब अपन हटाते हैं तो हम देखेंगे इसके अंदर एक ऐसे, देखो मैं बताती हूँ, कुछ ऐसी जिगजैग आकार की, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी अक्ष मिलती है। ठीक है, नॉर्मली जब तुम्हें मिले देखने को तो उसको हटा के देखना बाल में से दानों को, तो तुम्हें एक टेढ़ी मेढ़ी सी अक्ष मिलेगी। प्रत्येक पुष्प में 3 पुंकेसर तथा 1 अंडक होता है। वही पुष्प में हमें क्या मिलेगा, 3 पुंकेसर और 1 अंडक। इसका फल, मतलब जिसको अपन दाना बोलते हैं ना, ग्रेन, वो एक बीज है। ठीक है, अस्फुटनशील, स्फुटनशील का मतलब होता है फटने वाला, और अस्फुटनशील का मतलब होता है कि भाई ये है ना, फट के इसमें से फल नहीं निकलता, दाना का दाना ही रहेगा। ठीक है, ये कोई फटेगा नहीं। और फल का प्रकार कौन सा होगा इसमें, कैरियोप्सिस। पता है इसमें जो हम फर्स्ट बुक पढ़ेंगे ना, फर्स्ट या थर्ड है कौन सी है, उसमें क्या है, फल के प्रकार वगैरह आएंगे डिटेल में, वहां पे बता देंगे कैरियोप्सिस होता क्या है। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ याद क्या रखना है कि गेहूं में कैरियोप्सिस प्रकार का फल पाया जाता है। ठीक है, फल में भ्रूणपोष स्टार्च युक्त होता है। भाई जो फल में भ्रूणपोष है, मतलब उसमें जो पोषण के लिए जो पदार्थ भरा हुआ है वो क्या है, स्टार्च युक्त है। स्टार्च ही होता है एक तरीके से, उसमें स्टार्च ज्यादा होता है। देखो अब गेहूं के दानों में क्या मिलेगा हमें, स्टार्च 60 से 80%, प्रोटीन 8 से 15%, वसा 1.5 से 2%, खनिज लवण भी 1.5 से 2%। विटामिन कौन से होंगे, विटामिन बी और ई। याद रखना, ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछ लेते हैं, गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वहां पे यूजुअली ई बोला जाता है। ठीक है, और दोनों हो तो दोनों। और जल होगा इसमें लगभग 12% तक, इसमें वही जल होता है। अब देखते हैं इसकी खेती कैसे की जाती है। देखो नॉर्मली ये कोई बहुत ही जटिल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, सभी जानते हैं हम इसके बारे में। भाई खेती, भारत में गेहूं की खेती मुख्यतः रबी की फसल के रूप में की जाती है। देखो 2 तरीके की फसलें होती है, रबी की और खरीफ की। ठीक है, अलग अलग मौसम में बोई जाती है। तो ये जो गेहूं की खेती है, ये कौन सी है, रबी की। खेती निम्न प्रक्रमों द्वारा पूर्ण होती है। अब खेती में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बुआई करनी पड़ेगी। तो पहली इसकी प्रोसेस है बुआई की। ये देखो बुआई में, देखो बुआई का काम जो है वो अक्टूबर के महीने में या फिर नवंबर माह के मध्य में, मतलब कि अक्टूबर नवंबर के आसपास बोया जाता है। कुछ क्षेत्रों में ये सितंबर के अंत के में भी बोया जाता है। ठीक है, तो ये तो भाई एरिया के हिसाब से होता है कि कहाँ पे मौसम कैसा है, इस हिसाब से इसको लगभग टाइम देख के बो दिया जाता है। बुआई से पहले खेत को 2-3 बार जोता जाता है। भाई 2-3 बार इसमें हल चला देते हैं, जोत देते हैं, और उसके बाद में क्या करेंगे, इसको समतल कर देंगे। ठीक है, प्लेन कर देंगे, ताकि क्या, मिट्टी से पानी ना उड़े। बुआई से पहले खेत में सिंचाई की जाती है। जब हमें बीज बोना है उससे पहले इसमें पहले पानी देना पड़ेगा, मतलब कि सिंचाई करनी पड़ेगी। बीजों को कतार में सीड ड्रिलिंग विधि, मतलब सीड ड्रिलिंग का मतलब है सीड को ऐसे अंदर की तरफ डालना। ठीक है, ड्रिल की तरह, ड्रिल मशीन होती है ना, वो क्या करती है, छेद करती है ना। तो सीड ड्रिलिंग विधि मतलब कि छेद करके, मतलब थोड़ा ऐसे गड्ढा सा करके और उसमें दबा देना बीज को। या फिर छिड़काव विधि से बोया जाता है, या फिर ऐसे ही छिड़क के बो दिया जाता है। सिंचित भूमि में बुआई के बाद पुनः खेत को समतल कर दिया जाता है। जो सींची हुई भूमि है ये, अब जिसमें पानी दे रखा है और बीज डाल दिया, तो अब इसमें क्या करेंगे, बुआई के बाद पुनः मतलब खेत को समतल कर देंगे, ताकि इसकी नमी बरकरार रहे, इसमें उड़े नहीं। बरानी मिट्टी जो होती है उसमें ये समतल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
बुआई से पहले बीजों को कवकनाशियों द्वारा उपचारित किया जाता है ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। भाई जब बीज बोया जाता है ना, तो उससे पहले इसको कवकनाशी से उपचारित कर लेते हैं ताकि इसमें कोई कवक वगैरह का संक्रमण ना हो, बीज आराम से सेफ बचा रहे। दूसरी प्रोसेस क्या होगी इसमें, सिंचाई और खाद। भाई बीज बो दिया, अब इसको पानी देना पड़ेगा। तो गेहूं की फसल में लगभग 3-4 बार सिंचाई करनी पड़ती है, और वो कब कब, एक तो बुआई के पास ही, ठीक है, एक इसके बाद में तल शाखन, जब नीचे तल में शाखन होने लगता है, मतलब उसमें शाखाएं निकलती है तब, उसके बाद जब पुष्पन होता है तब, और फिर बीज निर्माण होने लगता है तब, ठीक है। खाद की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन खाद मतलब यूरिया, ठीक है, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना। इसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम मतलब कि पोटास का उपयोग प्रथम सिंचाई के, जब पहली बार इसकी सिंचाई की जाती है उस टाइम कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद भाई सिंचाई वगैरह हो गई है, अब क्या होगा, पुष्पन वगैरह हो चुका है, इसमें बीज का निर्माण हो गया है इसमें। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे पक जाएगी, और पकने के बाद फिर क्या, कटाई होगी। तो देखो कटाई के समय क्या करेंगे, फसल पकने पर कटाई की जाती है, सभी को पता है। यह कार्य एक उपकरण जिसको दराती, सबने देखी होगी, द्वारा किया जाता है। तनों को भूमि के निकट से काटकर बंडल बना दिए जाते हैं। भाई तना जो है उसको बिल्कुल भूमि के पास से काट लेंगे और इनके बंडल बना देंगे। बड़े कृषि फार्मों पर यह कार्य हार्वेस्टर द्वारा किया जाता है। हम देखते हैं ना कि ये जो मतलब गेहूं की कटाई के मौसम में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो वो क्या होती है, हार्वेस्टर। ये क्या करती है, कटाई का काम इजी कर देती है। इसके बाद इसकी थ्रेसिंग की जाती है। भाई देखो, इसकी जो गेहूं की बालियां निकालेंगे उनका क्या करेंगे, उनमें से अब क्या करना पड़ेगा, दाना अलग करना पड़ेगा, और ये बालियों से दाना अलग करने की प्रोसेस ही क्या है, थ्रेसिंग कहलाती है। यह काम थ्रेसर द्वारा किया जाता है। थ्रेसर तुम सबने देखा ही होगा, क्या होता है, एक मशीन होती है जो क्या करती है, बालियों से दाने को अलग कर देती है। थ्रेसिंग में शुष्क तने छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तथा दाने अलग हो जाते हैं। इसमें जो तने वाला भाग है वो टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसका चारा बन जाएगा, और दाने अलग हो जाएंगे। इन्हें बरसाकर भूसे से अलग कर देते हैं। भाई इनको बरसाएंगे ना, तो हवा से दाने तो थोड़े भारी हैं, वो एक तरफ गिर जाएंगे और उड़ के भूसा अलग हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, संग्रहण करना है। देखो संग्रहण का मतलब है स्टोरेज, ठीक है, कि अब इसको रखें कहाँ। सामान्यतः भाई क्या करो, कमरों में भर दो, कि भाई कंक्रीट से बने हुए गोदाम, गोदाम क्या होते हैं, कमरे ही तो होते हैं, या लोहे की टंकियों में, लोहे की जो अनाज रखने की टंकियां होती है उनमें इनको स्टोर कर सकते हैं। संग्रहण के दौरान भी इसमें भाई दवाई वगैरह लगाते हैं ना, कि ये खराब ना हो, इसमें कोई कीड़ा ना लगे, इलियां वगैरह ना लगे। तो संग्रहण के दौरान कवकनाशियों व कीटनाशियों का उपयोग भी किया जाता है। पेषण, पेषण का मतलब होता है पीसना, ठीक है। गेहूं को पीसकर आटा बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी, पेषण कहलाते हैं। भाई इस प्रोसेस से आप लोग है ना नॉर्मली सब अब मतलब जानते हो इसके बारे में, लेकिन क्या है अपने सिलेबस में इसलिए पढ़ना जरूरी है। यह काम चक्कियों में किया जाता है। भाई पीसने का काम कौन करेगी, चक्की करेगी। अब देखो उपयोग, ये चीजें उनके लिए अजीब होती है जो मतलब जिन क्षेत्रों में गेहूं बहुत ज्यादा उगता नहीं है, तो उनको ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अपने को ये बहुत इजी प्रोसेस लगती है। देखो इनका उपयोग उत्तर भारत में आटे का उपयोग चपाती या रोटी बनाने में किया जाता है। भाई अपने यहाँ पे रोटी का ज्यादा प्रचलन है, तो यहाँ पे गेहूं की मतलब नॉर्मली सभी घरों में गेहूं की रोटी बनती है, जबकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे चावल का यूज किया जाता है या फिर मछलियों का यूज किया जाता है, जहाँ पे मतलब नॉन वेज वगैरह ज्यादा खाया जाता है, तो वहां पे गेहूं कम होता है, ठीक है। तो उत्तर भारत में आटे का उपयोग चपाती व रोटी बनाने में किया जाता है। आटा, मैदा, सूजी से केक, बिस्किट, टोस्ट इत्यादि बनता है, सभी जानते हैं हम, और मिठाइयाँ आदि बनती है, ठीक है। इसके अलावा सॉरी, मैदे से क्या बनती है, डबल रोटी। डबल रोटी का मतलब है ब्रेड, ठीक है।
गेहूं में 2 बंधनकारी प्रोटीन्स, ये याद करने की चीज है। ये गेहूं जो होता है ना अपना, उसमें क्या है, 2 बंधनकारी प्रोटीन्स होती है। कौन कौन सी? ग्लूटेनिन और ग्लिएडेन, ठीक है। और ये क्या है, डबल रोटी के लिए अच्छी होती है, उपयुक्त होती है, इससे अच्छी बनती है डबल रोटी। और गेहूं का जो चारा होता है या भूसा होता है, वो पशु आहार के रूप में हम सब जानते हैं, प्रयुक्त करते हैं। और गेहूं से बियर, मतलब इसको जो किण्वित करा के क्या बनाते हैं, बियर वगैरह बनाते हैं। और जो शराब होती है, अल्कोहलिक पेय तैयार किए जाते हैं। बस गेहूं में हमें इतना ही पढ़ना था। और अगली हम कृषि मतलब वाली फसल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।